नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारत चीन के बीच उत्तरी सीमा के विवाद को हल करने के लिए हुए समझौते के बाद कहा जा रहा है कि दोनों देशों ने अपने अस्थायी तंबू और दूसरे स्ट्रक्चर हटाने शुरू कर दिए हैं। यानी करीब 4.5 साल के बाद डिसएंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है। ये डिसएंगेजमेंट केवल देपसांग और डेमचोक वाले इलाके में हो रहा है, इसलिए ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि लद्दाख के पूरे विवादास्पद क्षेत्र पर कोई सहमति बन गई है। गलवान घाटी, जहां दोनों देशों के बीच खूनी मुठभेड़ हुई थी और भारत के 20 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, वो इस समझौते से अभी बाहर है। फिर भी ये एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन इस खुशखबरी के बावजूद समझौते को लेकर बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अव्वल तो ये कि बहुत सारे विशेषज्ञों का मत है कि समझौते की बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं हैं। दूसरे, भारत के विदेश मंत्री या प्रवक्ता जो कह रहे हैं, वो चीनी प्रवक्ताओं की भाषा से मेल नहीं खा रहा है। यानी 2 अलग-अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कंट्राडिक्टरी बिल्कुल साफ-साफ तौर पर नहीं है, लेकिन अस्पष्टता ज़रूर है। असल में 2 मूल प्रश्न हैं। पहला ये कि इस समझौते के बाद चीन अप्रैल 2020 वाली स्थिति में लौटेगा या नहीं? चीन ने अप्रैल-मई में ही भारतीय ज़मीन पर कब्ज़ा किया था। हालाँकि मोदी सरकार ने ये कभी स्वीकारा नहीं, मगर ये सच्चाई किसी से छिपी भी नहीं है। अब अगर उस कब्ज़ाई ज़मीन से चीन नहीं लौट रहा है, तो फिर ये समझौता एक तरह की हार ही माना जाएगा। दूसरे, दोनों तरफ की सेनाएँ पेट्रोलिंग कैसे करेंगी? निगरानी कैसे करेंगी? किन इलाकों में करेंगे? और इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चूँकि इस इलाके में सीमाओं पर कोई फिजिकल मार्किंग नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए, इसलिए दोनों तरफ से दावे-प्रतिदावे होते रहते हैं, जो झड़पों के कारण भी बनते हैं। इसलिए पेट्रोलिंग या निगरानी का मसला बहुत संवेदनशील हो जाता है। चूँकि मोदी सरकार का रवैया हमेशा से अपारदर्शी रहा है और वो देश से बहुत कुछ सच्चाई छिपाती रही है, इसलिए भी संदेहों को बल मिल रहा है। पूछा जा रहा है कि कहीं मोदी सरकार देश को गुमराह तो नहीं कर रही? कहीं उसने कोई ऐसा समझौता तो नहीं कर लिया जो भारत के हित में ना हो? आज की चर्चा इन्हीं सवालों पर केंद्रित होगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश नैन हैं और 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिल त्यागी जी और ओंकारेश्वर पांडे जी। आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। कर्नल नैन, आपसे शुरुआत करते हैं। इस पूरे समझौते को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो चिंताएं सामने आ रही हैं, उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ मुकेश जी कि ये शायद बड़े घाव पे एक बैंडेड लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़े घाव पे एक बैंडेड है। इन्होंने कहा कि भई पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग नहीं जा पा रहे थे, तो वहाँ तक अब दोनों सेनाएँ जा सकती हैं। लेकिन वो पेट्रोलिंग पॉइंट कहाँ कौन से हैं, कहाँ पे हैं? इसका विवरण अभी आना बाकी है। अगर ये पेट्रोलिंग पॉइंट एलएसी के ऊपर बिल्कुल है और वो अपने क्षेत्र में करेंगे पेट्रोलिंग, हम अपने क्षेत्र में करेंगे तब तक तो ठीक है, तब तक तो माननीय है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे क्षेत्र में आ सकते हों, लेकिन हम उनके क्षेत्र में ना जा सकते हों, फिर वो बात ज़रा बनेगी नहीं ठीक-ठाक से। तो इसके ऊपर अभी सबसे पहला तो है कि क्लेरिफ़िकेशन पूरा जब तक नहीं आएगा, तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा। रही बात दूसरा, ये पेट्रोलिंग पॉइंट खोलने से क्या फ़ायदा होगा सिर्फ़? हमारा मेन प्रॉब्लम है कि दोनों देश जो हैं एक राइज़िंग पॉलिटिकली राइज़ कर रहे हैं। दोनों देश इकोनॉमिकली एक्सपेंशन में लगे हुए हैं। दोनों देश जो है पूरे विश्व में जियोपॉलिटिकली पॉलिटिकली जो है, वो अपनी एक आगे हेजेमनी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं या अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेट्स बी राइट वर्ड अगर वहाँ पे लगाएँ तो। तो ऐसे 2 देश 2 बड़े देश अगर साथ में हों और उनके बीच में ये सीमा का विवाद बना रहे, तो ये हरकत जो गलवान में हुई थी या डोकलाम में हुई थी, इसका दोबारा ना हो, ऐसी कोई गारंटी ना तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम में से कोई भी दे पाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले 3488 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर है, जो कि आपके 3 भाग में बाँट सकते हो कि एक तो आपका ऊपर हो गया अक्साई चीन के साथ में गलवान वैली या लद्दाख के साथ का, मिडल में हो गया सिक्किम का और लास्ट में हो गया आपका अरुणाचल के साथ में लगता है। अब रही बात सेकंड स्टेप क्या ये ले रहे हैं क्या? सेकंड स्टेप मीन्स इन्होंने ये कह के कि भई दापसांग में और दोमचुक के अंदर दोनों सेनाएँ जो एक-दूसरे से बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, अब वो हल्का-सा पीछे हट जाएगी। पीछे हटने का मतलब है डिसएंगेजमेंट।
लेकिन डिसएंगेजमेंट के बाद में डिसएंगेजमेंट हो गए आपस में। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये लोग पीस पीस वाले मोड में और पीछे अपने बेस पे जाने वाले हैं कि नहीं, और वहां से फिर ये डी इंडक्शन वापिस अपनी पीस लोकेशन पे जाएंगे कि नहीं। परंतु मुकेश जी, डी इंडक्शन या डिसएंगेजमेंट, या ये कह लीजिएगा कि जो पीस के लोकेशन पे पीछे de-escalation जाना, कहेंगे। बीच में जाने वाली बात है, वहां पे उसके लिए आप सोचिए तो सही कि चीन ने अभी इतने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं पूरी की पूरी एलएसी के साथ साथ, इतने विलेज बना दिए, गांव बना दिए, गांव नहीं है वो गांव, बेसिकली उसमें आर्मी रहती है इनकी। और इतने जो G209 जो कि इन्होंने अपना सिंगजियांग प्रोविंस से हमारे अक्षय चीन के बीच में से निकाल करके जो बनाई है, और जो इनको तिब्बत को जोड़ रही है, ऑल वेदर हाईवे है ये इनकी लाइफ लाइन है। ये तो सेना को कभी भी पहुंचा देंगे, 2 घंटे के अंदर अंदर कहीं भी लगा देंगे। तो भारत के लिए मुमकिन नहीं है अभी। भारत तो अभी भी जी, जोजिला टनल बना रहा है। अभी भारत का दूसरा जो रास्ता है मनाली वाला, अटल टनल वाला, वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हम तो IL-76 और ये जो एयरक्राफ्ट हैं अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इन पे भेज दे सर्दियों के अंदर। वेदर ठीक रहा तो हम पहुंचेंगे, थोड़ा बहुत नहीं ठीक रहा तो नहीं पहुंच पाएंगे। और हाँ, आगे लेकिन जनरल लाइन अभी अभी जी, अभी तो मुद्दा ये है कि ये जो 2 जगह हैं, डेप्सांग और डोंगचेक, वहां पर जो बात कर, टकराव, डोंगचेक, वो जो टकराव की स्थिति है, वो वो उससे पीछे हट रहे हैं क्या? एक, दूसरा, वो जो जिस जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया था, वो उससे पीछे हट रहा है या वो वहीं पर है? ये नहीं क्लैरिटी देखिए, नहीं मिल रहा। अभी तक इन्होंने इन 2 लोकेशंस पे क्या बोला है कि जो एलएसी ये परसीव करते हैं, ये मानता है, भारत मानता है, चीन मानता है। आप अभी इसमें भी सहमति होना बहुत मतलब मुश्किल होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2020 से पहले जो दोनों को मान्य था, हम लोग उस से डिसएंगेज हो जाएंगे और डी एस्केलेट करके अपने जो पीछे बेसिस होते हैं, बेस बने होते हैं वहां पे हमारे, क्योंकि सब लोग तो बॉर्डर पे बैठे नहीं होते, पीछे बेस होता है हमारा, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन एटम वगैरह सब वहीं पे होता है, तो वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन डी एस्केलेशन होगा कि नहीं होगा? और डी एस्केलेशन से क्या होता है, बैठे तो वहीं पे है ना, लेकिन मेन चीज तो है कि क्या आप इसको जो है वापस से पीस स्टेशन पे अपनी यूनिट्स को लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और सिर्फ इन 2 इलाके की बात कर रहे हैं ये लोग, जहां पे पीपी पॉइंट 11 है, 12 है, 13 है, इसकी बात कर रहे हैं। हॉट स्प्रिंग, गोगरा, ये इलाके जो है, कुछ इलाका भी आपका ट्राई जंक्शन पे भी है, जो नेपाल के साथ लगता है थोड़ा सा, वहां भी है। सिक्किम के साथ में जो हमारे चिकन नेक है, जहाँ पे आपको मालूम है डोकलाम का जो किस्सा हुआ था, वो भी है। तवांग का किस्सा है, अभी भी वो भी अभी पूरी तरह से कोई क्लियर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, मैं तभी कहा आपको कि ये एक घाव के ऊपर एक बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये मेन रीजन जो है, शायद मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, जब आगे मैं बोलूंगा तो शायद मौका जी, देंगे आप, तो हम उस पे आ जाएंगे। जी, बिल्कुल। ओंकारेश्वर जी, ये जो अभी कर्नल लैन ने कहा कि ये बात हुई है कि 2020 के पहले जिस पर दोनों पक्ष सहमत थे, उस पर सहमति हुई है। मतलब दोनों पक्ष उस बाउंड्री की बात कर रहे हैं या उस एलएसी की बात कर रहे हैं, जहां पर ये टकराव के पहले वाली स्थिति। लेकिन ये भारत की तरफ से आ रहा है, उधर चीन की तरफ से इस तरह की स्पष्टता नहीं है। वो गोलमोल शब्दों में बात कर रहे हैं। उन्होंने, अब मैंने जितने स्टेटमेंट्स देखे हैं वहां के स्पोक्स पर्सन के, उनमें कहीं भी ये नहीं है कि वो अप्रैल 2020 की वाली सिचुएशन पर वापस चले जाएंगे। ये जो 2 तरह की बातें आ रही हैं, ये संदेह पैदा कर रही है। अनम्यूट कर लीजिए। जी, मुकेश जी, इस मामले में मुझे लगता है कि आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने जो कहा है उसको गौर से पढ़ना या सुनना चाहिए कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। मैं उस लाइन को पढ़ना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस किया कि रिस्टोरिंग ट्रस्ट along the line of actual control would be a gradual process to return to the April 2020 status quo। इसका मतलब अभी हम वहां रिटर्न नहीं हुए हैं, उस स्टेटस तक पहुंचने के लिए ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। वी आर वर्किंग टू रिबिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्टोरिंग दैट ट्रस्ट विल टेक टाइम। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि द स्टेप्स ऑफ डिसएंगेजमेंट
de-escalation and buffer zone management. ये तीनों क्रूशियल हैं फॉर ईजिंग टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी निर्णय हुआ है वो एक पॉलिटिकल निर्णय है कि ठीक है, हमें वहां पर डी-एस्केलेट करना है, डिसएंगेज करना है और फाइनली हमें मिलके बॉर्डर मैनेजमेंट करना है। लेकिन अगर इस पे कुछ चीजें ऑन पेपर हो गई होती तो वो ऑन पेपर सामने भी आ जाती। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों में से किसी पक्ष ने ऑन पेपर ये कुछ कहा नहीं है कि हम यहां से यहां तक मैनेज करेंगे या यहां की तारीख तक जो जिसके पास था उसके पास रहेगा। ये क्लैरिटी इंडिया की तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से भी नहीं है। हमने ये जरूर कहा है कि हमने इसको सुलझाया है, वो भी कहते हैं कि सुलझाया है और सुलझाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच में शांति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए और वगैरह वगैरह तमाम बातें हो रही हैं। दरअसल इसके पीछे जो प्रेशर है वो है अमेरिका का प्रेशर। अमेरिका ने जो प्रेशर दिया है इन दोनों के बीच में और रशिया ने इसको निगोशिएट करने की कोशिश की है कि भाई दोनों आप लोग मिलो और इसको खत्म करो। क्योंकि मेजर चीज है, चाइना क्या चाहता था? चाइना ये चाहता था कि बॉर्डर डिस्प्यूट एक तरफ रहे जैसे पहले भी रहा है और हम लोग ट्रेड वगैरह जारी रखें। इंडिया ने कहा कि नहीं, जब बॉर्डर तभी होगा, ट्रेड बराबर तभी होगा जब हम उसको बॉर्डर पे शांति होगी और हमारे बीच विश्वास की बहाली होगी। तो इसको मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में फिलहाल ये हुआ है कि नहीं, ट्रेड भी शुरू करें और धीरे-धीरे उस बॉर्डर टेंशन को भी सुलझाएं, क्योंकि बॉर्डर का जो टेंशन है वो इतना आसान नहीं है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट तक आप थे और कौन से पॉइंट से आपको पीछे हटना है, उनको पीछे हटना है और वो इस बात को मान लें, ये बड़ा आसान काम नहीं है। ये बड़ा मुश्किल सा काम है। और फिर वापस आप जाके प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को देखते हैं कि न कोई घुसा था, न घुसा है और न कोई ऐसा हमारा पोस्ट कैप्चर। अगर उस स्टेटमेंट के हिसाब से आप चलते हैं तो फिर तो कहेंगे साहब कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, जहां पर थे थोड़ा बहुत ऐसे हुआ है और फिर हम लोग वापस आ गए। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, आर्मी चीफ के स्टेटमेंट से मालूम होता है कि वो कह रहे हैं कि हम अप्रैल 2020 की स्थिति में ग्रेजुअली धीरे धीरे जाएंगे और उसके लिए ये ट्रस्ट बिल्डअप और उसके लिए उसके बाद डी एस्केलेशन होगा, डिसएंगेजमेंट होगा और तब जाके बफर जोन मैनेजमेंट होगा। सो इट्स ए प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल दोनों देशों ने जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, ग्लोबल सिनेरियो, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से डीकपलिंग का प्रेशर डाल रहा है इंडिया और चाइना दोनों पर अपने इकोनॉमी को सुधारने के लिए, उसमें उससे चाइना बहुत प्रेशर में है और इंडिया के साथ उसको लगता है कि इंडिया के साथ उसका ट्रेड रिलेशन बनाए रखना और बढ़ाना, क्योंकि वो इंडिया को एक बहुत बड़े मार्केट के तौर पे देखता है। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स है, आईटी सेगमेंट में इंडिया के जो हमारी जो खूबियां हैं उसको वो चाहता है और इंडिया के लिए भी वहां से जो फार्मास्यूटिकल है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारा दूसरे कई एरियाज हैं, सस्टेनेबिलिटी के एरियाज हैं, उसमें हमें उसकी जरूरत। तो उसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है कि ये दोनों के म्यूचुअल जो इंटरेस्ट हैं उसके लिहाज से ये जरूरी है कि फिलहाल इस चीज को एक मैसेज, पॉलिटिकल मैसेज दिया जाए कि हाँ, हम लोगों में ये शांति हो गई और हम इसको सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, अनिल जी, ये देखा गया है कि जब भी ब्रिक्स का समिट होना होता है या इस तरह का कोई बड़ा समिट होना होता है, उसके पहले इस तरह के एग्रीमेंट होते हैं। ये 4 इसके उदाहरण हैं। पिछले 4 मीटिंग इसी तरह से हुई, 4 बार समझौते इसी तरह के हुए। तो क्या ये ब्रिक्स के पहले एक समझौता ज़रूरी था ताकि वहाँ शिखर वार्ता हो सके शी जिनपिंग और माननीय नरेंद्र मोदी में? तो उसके पहले एक आनन-फानन में एक जो मरहम पट्टी की बात की अभी कर्नल नयन ने, एक जोड़-तोड़ करके कुछ कर लिया गया ताकि वो सबमिट हो जाए और फिर इसीलिए चीज़ें स्पष्ट नहीं। देखिए, जब इस तरह की डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, उनमें एक तो खबर बनाने के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है और क्योंकि जब हम मिलते हैं तो ये बताना पड़ता है मिल क्यों रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो होता है वो तो कभी सामने आता नहीं है। पर्दे के पीछे बहुत सी चीजें हैं। जापान और अमेरिका का इंडिया का कॉर्डियल रिलेशनशिप है, उसको भी लेकर के चिंतित हैं। दूसरा, ये जो समझौता है, ये समझौता डिफेंस का और रक्षा का और सीमा का नहीं है। ये
अब जो साफ साफ मैं कहूं, जो हमारा इन पाठक समझता भी है, दर्शक, ये खास तौर से गुजराती व्यापारियों को बचाने का समझौता है, क्योंकि 20% के करीब जो है कारों के वो आते हैं, 70% इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के वो आते हैं, 15% जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि गुजरात की पूरी डिपेंडेंट है। और हमारे बड़े भाई जो है अडानी साहब, उनका 180 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट है। पिछली बार उन्होंने 591 बिलियन डॉलर का वो किया था, और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी चल रहा है जो चाइनीज कंपनी पीएमसी कर रही है। तो ये सारे इस नेपथ्य में है। आप मोदी को समझिए, मोदी के लिए ये सीमा, ये फौज, ये समझौते गौण है। उनके लिए धंधा बहुत जरूरी है, और धंधे पे आंच नहीं आनी चाहिए। दिवाली का सीजन है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। एक मामले में उन्होंने ठीक किया हुआ है कि देश को दबाना है, जैसे पाकिस्तान के साथ उन्होंने किया हुआ है। तब तक बात नहीं करेंगे जब तक आतंकवादी मामला ठीक नहीं होगा। वो कभी होगा नहीं, क्योंकि वो अमेरिका से स्पॉन्सर्ड है सारा का सारा। चाइना का मामला, चाइना अंडर उसमें है, प्रेशर में है, दबाव में है, क्योंकि अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ट्रंप के आने के बाद चीजें और खराब होंगी। तो ये जो ब्रिक का खेल है, ब्रिक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक कन्वेंशन है, उसके तहत ये चीजें हुई हैं। जैसे नैन साहब ने बताया, अगर इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो अमेरिकन ने किया है इस समझौते का, अगर उसको देख लो, तो आप उसका जो एनालिसिस किया है, आज मैं सारी साइट पढ़ रहा था, आपको हंसी आएगी। ये कुछ है ही नहीं, ना हम 2020 में है, ना 2017 में है। जो पॉइंट 1 से 14 तक जो गिनाया है, ना हम वहां हैं। सैटेलाइट मैप्स अवेलेबल हैं, उनकी फौजें बनी हुई हैं, आपने साइन तो कर दिए। पीएलए तो इस तरह से काम नहीं करता, पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, वो इस तरह से काम नहीं करती कि आप एग्रीमेंट कराए और वो हट जाएंगे। ऐसा नहीं होता चाइना में। वहां टाइम लगता है, और कंसल्टेशंस होती हैं, कमांडर्स मिलते हैं, कमांडर्स डिसाइड करते हैं, उनकी फर्दर नोटिफिकेशन होती है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी में डिस्कस होता है, उसके बाद चीजें होती हैं। आप पेपर साइन करने से, डिप्लोमेटिक मिशन से इस तरह की चीजें तय नहीं कर सकते चाइना और इंडिया के बीच में। वहां का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम है। ये साइन हो गया है, दुनिया के दिखावे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन होगा क्या इस साइड से कि अब आप रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे, जो 182 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट बिल है वो थोड़ा और बढ़ेगा। हमारा लगभग 60 बिलियन डॉलर का गैप है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये सारा का सारा धंधे का खेल है। धंधा है तो सब चंगा है। ये तो मिशन तो चलते ही रहेंगे, और ये गोलीबारी भी होगी, इसी तरह की झड़पें भी होंगी, ये सब चलेगा। लेकिन एक चाइना का मानस समझ लीजिए, चाइना किसी हालत में युद्ध नहीं चाहता है। पिछले 30 साल में चाइना ने कोई युद्ध नहीं किया, या चाइना हमेशा प्रेशर टैक्टिक्स करता है, गुरिल्ला वार करता है, ताकि जो उसके पड़ोसी देश हैं वो दबाव में रहें, चाहे वो जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे इंडिया हो। इस तरह का पूरा दबाव चलता है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और उसके पास ताकत है। उस दबाव के तहत जो धंधे का कारोबार है वो कितना चल सकता है, वो चल रहा है। और क्योंकि रक्षा का मामला है, रक्षा के मामले में अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहां हम लोग मजबूती में हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन हम लोगों का पलड़ा कमजोर है। हम लोग वहां, स्थिति खराब है हमारी, हमारे सैनिकों की जान का खतरा है। ये सोचना पड़ेगा हमको कि हम किस सीमा तक अपनी सेना की आहुति चाइना की सीमा में देना चाहते हैं। ये रिस्क प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा, और ये रिस्क ले पाएंगे, धंधे के कारण नहीं ले पाएंगे। ये खतरनाक स्थिति है, क्योंकि आप हमारे विदेश मंत्री मिस्री, जयशंकर और जो सेना के चीफ हैं, तीनों के बयान पढ़िए आप बहुत ध्यान से। उन तीनों के बयान में बड़ा रिस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंधित आकलन है। कहीं किसी ने कोई साफ बात नहीं कही है, और प्रधानमंत्री तो इस तरह के मुद्दों पे कभी बोलते ही नहीं है। तो आप ये समझिए, मामला फंसा हुआ है, और फंसा हुआ बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2017 के पीछे भी जाने की बात कर रहे हैं आप, 2020 की भी बात कर रहे हैं। चीजें क्लियर नहीं है। जब चीजें क्लियर नहीं है, या तो सैटेलाइट मैप पर में बैठ करके ये कहेंगे साहब ये चीजें हैं। आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप कागज के मैप पे लेकर के बात करते हैं, सारा पिक्चराइज है, एक एक चीज क्लियर है, एक एक घर क्लियर है। जब बैठ करके ये चीजें तय नहीं करेंगे, साइन करेंगे, तो ये सिर्फ धंधों को चलाने के लिए है,
और दुनिया को ये बताने के लिए है कि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में चाइना, इंडिया, रशिया और ब्रिक के देश एक साथ हैं, ताकि जो अमेरिका का थ्रेट परसेप्शन है क्वाड्रिलेटरल रिलेशनशिप के थ्रू, उसको थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके। जी कर्नल लैन, ये जो अभी कारकत जी ने कहा आर्मी चीफ की का स्टेटमेंट, वो मैंने भी देखा था। उसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक अप्रैल 2020 की सिचुएशन बहाल नहीं होती तब तक मैं संतुष्ट नहीं। यानी इस समझौते में उस वो वहां तक जाने की व्यवस्था नहीं है। और बाकी जो स्टेटमेंट आए हैं उसमें बार बार ये कहा गया जून 2020, तब तक तो चीन कब्जा कर चुका था हमारी जमीन पर। तो ये कंट्राडिक्शन क्या कहता है? देखिए मुकेश जी, जून 2020 का मतलब हुआ कि जहां पे आज सिचुएशन है वो की वो, क्योंकि हम लोगों ने भी, अगर आपको याद हो तो कैलाश रेंज कैच किया था उस टाइम पे 15 जून के बाद में। लेकिन गलती ये हुई कि चीन के ऊपर भरोसा कर गए। जब इन लोगों ने थोड़ा बहुत गलवान के एरिया में आगे पीछे होने की बात की, और आर्मी तो देखिए हमेशा गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे काम करती है। तो कैलाश रेंज अगर हमने खाली की, जहां हम डोमिनेटिंग पोजीशन में थे, ना तो इनकी G209 हाईवे को चलने देते और ना ही इनका कोई मूवमेंट होने देते। लेकिन वो अब बहरहाल हम उस पे नहीं है, तो सिचुएशन अब उस जगह पे है। रही मिलिट्रीली, अगर आप इसको देखें तो मैंने जैसे आपको बताया कि भारतीय सेना तो जो भी गवर्नमेंट में पावर है उसी के, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम तो गवर्नमेंट के साथ के मुताबिक काम करते हैं। लेकिन कितना इंटरफेरेंस सेना में भी हो रहा है, ये सभी जग जाहिर है, हर तरीके से। चाहे वो आपकी इसके रख-रखाव में हो, चाहे इसकी मूवमेंट्स पे हो, चाहे इसके एक्शंस पे हो, चाहे इसके परचेजेस के ऊपर हो, चाहे इसकी प्रमोशनल लेवल पे हो। तो हर जगह पे जो चीज़ होती जा रही है, मैं एज़ ए सैनिक मेरे को खुद लगता है कि भगवान जाने आने वाले दिनों में होगा क्या? क्योंकि चीज़ें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। अब रही बात, ये जो बात कर रहे थे अभी, जैसे अनिल जी भी बात कर रहे थे और आपने भी कई पॉइंट बताए हैं। भारत और ये कर क्यों रहे हैं? देखिए, जैसे 2017 में आपने कहा कि हर एससीओ मीटिंग से पहले अपना फेस सेविंग के लिए दोनों देशों को आगे बैठना है, वरना एससीओ का तो मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। चीन और अमेरिका, चीन, इंडिया और चाइना के अलावा है क्या ब्रिक के अंदर? कुछ भी नहीं है ब्रिक्स के अंदर। तो ब्रिक्स के पहले ये हमेशा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों देशों के अंदर चल ही रहा है, खटपट हमेशा चलती है। कभी डोकलाम की चलती है तो कभी गलवान की चलती है। तो इनको बैठा करके दुनिया को फेस ऑफ दिखाया गया कि भई सब कुछ शांत है और हम लोग अच्छी मीटिंग कर रहे हैं, और ब्रिक्स एक बहुत अच्छी पावरफुल बॉडी बन के बाहर निकल रहा है। लेकिन हकीकत तो कुछ और है। अमेरिका का पहला पहला व्यू देखा जाए तो जैसे बताया गया कि डीकपलिंग, दोनों देशों के बीच में काफ़ी बिज़नेस बढ़ चुका है। मैं पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहूँगा एज़ ए आर्मी आर्मी गाय, लेकिन दोनों देशों के बीच में बहुत चीज़ बढ़ चुका है, बिज़नेस बढ़ चुका है। तो उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत के लिए जहाँ पे एक तरीके से ये बिज़नेस काफ़ी टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, वहीं चीन के लिए मार्केट बहुत अच्छी है। और ये दोनों कहाँ से छीन रहे हैं? अमेरिका का कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें छीना जा रहा है। तो चीन के लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए पॉइंट है। दूसरा, भारत के साथ में जो फाइव आई ने अभी व्यवहार किया है, कनाडा से लेके, जस्टिन ट्रूडो से लेकर के, और अमेरिका जो कूद पड़ा है बीच में निज्जर वाले केस के अंदर, और भारत के ऊपर सैंक्शंस तक लगाने की जो बातें हो रही हैं, तो डेफिनेटली भारत का भी बनता था अमेरिका को, इन फाइव आइज को दिखाना कि देखिए हमारे आज की तारीख में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, वो पहले वो पंचशील वाले लोग हम लोग नहीं है भैया। ना तो हम चीन की तरफ है, ना तुम्हारी तरफ है, ना किसी और की तरफ है, भारत अपनी तरफ है, तो हम अपना डिसीजन लेंगे। तो वो एक फेस दिखाना बहुत जरूरी था, और शायद ऐसा एंगल गया भी हो। पॉलिटिकली मैं इस पे ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, या डिप्लोमेटिकली। लेकिन और इसके पीछे रीजंस क्या है कि चीन जो है, देखिए चीन की इकोनॉमी बहुत चरमरा चुकी है, ये सब जानते हैं, बहुत बुरी तरह चरमरा चुकी है। और चीन के साथ में, जैसे कि अभी बताया गया था कि डर लगा हुआ है चीन को कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो ये तो टैरिफ वॉर फिर शुरू हो जाएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि इनका जो बिजनेस बचा खुचा है $118 बिलियन का, वो भी तहस-नहस होएगा। तो ऐसे में भारत को लुभाने की कोशिश कर सकता है चीन। मैं अभी कह नहीं रहा हूँ कि करा होगा, लेकिन कर सकता है, मेरा ऐसी सोच है इस इसमें। तीसरा, अभी चीन के साथ में फिलीपींस के अंदर देखिए इनके वेसल्स रोज एक-दूसरे से लड़ने शुरू हो जाते हैं। फिलीपींस के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। रोज इनकी झड़प हो रही है, और ताइवान के चारों तरफ ये चक्कर मारने शुरू कर दिए, जैसे कि अब ताइवान को हम लेने वाले हैं।
और हांगकांग के अंदर भी मैं आपको बताऊं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उठनी शुरू हो गई हैं। हालांकि चीन न्यूज बाहर नहीं आने देता है, लेकिन वहां पे वापस से वो डेमोक्रेटिक राइट जो उनको मिलने चाहिए 1945 तक या 47 तक, आई डोंट रिमेंबर द डेट, उसके बरखिलाफ लोग वापस सड़क पे निकलना शुरू हो गए। ऐसे में हिमालयन के फ्रंट से चीन जरूर चाहेगा कि अपनी जो कंसंट्रेशन या अपनी टेंशन है वो थोड़ी एनर्जी निकाल करके और साउथ चाइना सी की तरफ उसको लेके जाए। चौथा, देखिए भारत ने क्वाड्स ज्वाइन किया हुआ है। हालांकि क्वाड्स इज नॉट ए मिलिट्री संगठन, आप ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, लेकिन ब्रिक्स के अंदर भी भारत है। तो दोनों जगह पे भारत को अपनी पोजीशन जो बैलेंसिंग करनी है, उसके अंदर जरूरी है कि वहां पे ये ब्रिक्स के अंदर हम लोग बिल्कुल इस काम कामयाब नहीं हो पाते अगर चीन के साथ में हमारी ये चाहे वो बैंडेड लगाने वाला काम जो भी हो रहा है वो ना होता तो। अब रही बात वर्ल्ड वर्ल्ड सिनेरियो में, इसकी जरूरत वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से रशिया को भी है। रशिया भी चाहता है कि आज की तारीख में भारत एक उसका अच्छा मित्र रहा है और है भी, और चीन जो है उसने काफी हेल्प की है चाइना रशिया की ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर के अंदर। पूरा गन पाउडर जो है जा रहा है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग के आइटम जो पार्ट्स हैं शेल्स वगैरह के वो जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ मुकेश जी कि इस टाइम पे रशिया के अंदर पूरे यूरोप और अमेरिका से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वेपन्स की और बारूद वगैरह, ये बम बारूद की। ये लोग नहीं कर पा रहे हैं इतना तेजी से जितना रशिया कर रहा है, तभी रशिया झेल पा रहा है यूक्रेन को और वहां पर रिजल्ट निकाल पा रहा है। तो इस ऐसी सिचुएशन के अंदर रशिया भी चाह रहा है कि भाई ये दोनों देश जो हैं, जो चीन ने भी काफी हेल्प की है उसकी, हम हमारे तो दोस्ती है, तो दोनों के दोनों देश क्यों नहीं इकट्ठे हो जाए। तो रशिया का भी इसमें काफी बड़ा रोल है। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए अगर हम देखें तो मैं कहूंगा कि अगर ये बैंडेड भी लगाई गई है तो आज की सिचुएशन में भारत के लिए जो फाइव आइज ने हमारे साथ किया, जो अमेरिका ने व्यवहार किया अभी मुश्किल से हफ्ता पहले, और जो चीजें आप देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर, तो कोई बुरा नहीं है अगर ऐसा थोड़ा बहुत भी होता है, कुछ भी होता है तो बुरा नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन यही की ये है जो भी है, तो वो नामंजूर है। बिकॉज इसमें तो फिर 100% है कि 4,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारा एरिया चीन लेके बैठ गया। और अगर हम इसके ऊपर अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो देखिए चीन की तो इस्लामिस्ट लाइफिंग की पॉलिसी है मुकेश जी। ये पॉलिसी क्या है उनकी कि इन रिमोट एरियाज के अंदर छोटे छोटे क्षेत्र के अंदर जाकर के बैठ जाएगा और फिर शोर मचाएगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। जो डेवलपिंग देश है, कमजोर देश है, उससे वो थोड़ा सोचते हैं यार इतने से एरिया की छोटे से बात के लिए कोई बहुत बड़ा युद्ध ना हो जाए, चलो डिप्लोमेटिकली इसको सुलझाते हैं। फिर उनको डिप्लोमेसी में घुसेड़ देगा, फिर उनको डराने की कोशिश करेगा, फिर कहीं मिलिट्री सामने लाएगा, कहीं डिप्लोमेसी सामने लेके आएगा और हड़पने की कोशिश करेगा। यही इसकी हमेशा पॉलिसी रही है अपने नेबर्स के साथ में, वही हमारे साथ कर रहा है, चाहे वो डोकलाम के अंदर हो, चाहे वो तवांग के अंदर हो, चाहे वो गलवान के अंदर हो, और या फिर अब दबसांग या धमचुक के अंदर। जी, ओंकारेश्वर जी, इसमें जो अनिल जी ने कही और जो अभी कर्नल नयन ने भी कही, ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कि वो 4,000 किलोमीटर की जमीन का क्या हुआ। क्या देश को गुमराह किया जा रहा है? उसे बताया नहीं जा रहा है साफ साफ कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है। क्या ये मान लिया है भारत सरकार ने कि वो जमीन तो गई, अब वो चाइना की हो गई, उसके बाद फिर बफर जोन बनेगा, उसके बाद जो उसके कब्जे वाली जमीन है वहां पर पेट्रोलिंग होगी, ना कि उस इलाके में जहां हम पहले पेट्रोलिंग करते थे या ग्रेजिंग होती थी। अनम्यूट कीजिए जी। जी। मुकेश जी, जो संशय आपके दिमाग में है वही संशय देश के दिमाग में है और दुनिया के दिमाग में भी है। सवाल पूछा गया था अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से भी, और उसने भी यही जवाब दिया कि हम स्थितियों पे नजर रख रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो डिसएंगेजमेंट की बातें आई, आपने देखा होगा अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने 6 सवाल पूछे हैं सरकार से इस सॉल्यूशन रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जबकि विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि हमारा डिसएंगेजमेंट हो गया है। और अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट ये भी है कि 28-29 तारीख तक ये डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ नहीं आ रहा है। नेचुरली पार्लियामेंट में जब सवाल उठेगा तो इस पे जवाब देना होगा और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे। तो ये तो कुछ न कुछ तो डार्कनेस है कि समझौते में एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हुआ है, क्या बदलाव आया है। क्योंकि बीच में हमने आपने सबने पूरी दुनिया ने सैटेलाइट तस्वीरें भी देखी कि चाइना ने अपनी तरफ अपने इलाके में काफी भीतर तक उसने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किए हैं। अब वो कंस्ट्रक्शन किस इलाके में किए हैं
हमारे इलाके में या उनके इलाके में या उन इलाकों से वापस जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, ये तो आर्मी की समझ में आएगी जो वहां ग्राउंड पर है, और पार्लियामेंट में सरकार को बताना होगा कि भाई आप एक्चुअली आपने क्या समझौता किया है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, यह एक पॉलिटिकल समझौता है। इसका नेगोशिएशन रशिया ने किया दोनों देशों के बीच में, क्योंकि कहीं न कहीं एक ये आपने गौर किया होगा कि चाइना के स्टेटमेंट में बार-बार ये है कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें इंडिया और चाइना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इंडिया ने उसमें ऐड ऑन किया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर एशिया। चाइना जो है वो मल्टीपोलर एशिया की बात नहीं करता है, यानी कि वो एशिया का अपने आप को वैसे ही बादशाह मानता है कि मैं तो यहां हूं ही, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करो। तो उसमें जो है ये कहीं ना कहीं ये अंतरराष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि भाई ठीक है, एक पॉलिटिकल मैसेज दिया जाए कि पहले हमने समस्याएं सॉल्व कर ली हैं। और बॉर्डर ट्रेड पे मैं आपको वापस आना चाहता हूं। देखिए, इस आपने देखा होगा कि गलवान के बाद बहुत सारे ऐप्स बंद किए गए, बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध चाइना के साथ लगाया भारत ने। लेकिन इसके बीच में देश को शायद कम पता हो कि ट्रेड जारी रहा, और वो ट्रेड इस तरह जारी रहा कि आज 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ। उस 118 बिलियन में क्या है, 118 बिलियन डॉलर में 101 बिलियन डॉलर हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, मात्र 18 बिलियन से 17.49 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये टोटली डिसबैलेंस है। अब 100 बिलियन का मार्केट चाइना तो नहीं गंवाना चाहेगा कि ये जो है, और उसको दिखाई देता है कि अगर थोड़ा सा ईज आउट होता है तो 100 बिलियन से 150 और 200 बिलियन भी ये हो सकता है, क्योंकि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। इंडिया के साथ भी कुछ समस्याएं हैं, खास तौर से चिप्स को लेके, और सस्टेन ग्रीन एनर्जी, और उसमें सोलर में, और कई चीजों में, कुछ चीजों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हमारा है, उसमें भी कुछ चीजों में लेके है। तो इसीलिए ये जो ट्रेड का, जो अनिल त्यागी जी ने उसको बड़े स्पष्ट भाषा में कहा कि ये अडानी अंबानी का जो दबाव है, जो ट्रेड का, बेसिकली ये वो दबाव है जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि इसको सुलझाया जाए और एक मैसेज दिया जाए। और फिर वापस हम उसी जनरल चीफ के, आर्मी चीफ के बयान की ओर जाते हैं, जो स्पष्टता से कहते हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें हम पहले डीएस्केलेट करेंगे, फिर डिसएंगेज करेंगे, फिर बॉर्डर मैनेजमेंट की, और फिर वापस जो है बॉर्डर पेट्रोलिंग की ओर जाएंगे। तो फिलहाल तो ये सिनेरियो है जी। हाँ, लेकिन मतलब ये तो प्रोसेस तो है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हमने अपनी जमीन खोई है या हमें वापस मिली है? क्वेश्चन यहाँ ये है। तो ये दोनों देशों का कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। आप ये देखिए बिल्कुल। कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट, उन्होंने अपनी बात कही है, हमने अपनी बात कही है। हम अपने वोटरों को, अपने देश के नागरिकों को जो समझाना चाहें वो समझा रहे हैं। वो अपने, चाइना इस मामले में बड़ा चालाक कंट्री है। उसके अंग्रेजी मीडिया में जो छपता है वो उसके चाइनीज मीडिया में नहीं छपता है। ये हमको चाइना के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट ने बताया था, जो चाइनीज लैंग्वेज को भी पढ़ते हैं, कि वो इंग्लिश में दुनिया को दिखाने के लिए स्टेटमेंट कुछ और रखते हैं, और अपनी पब्लिक को बताने के लिए जो चाइनीज लैंग्वेज में उनके जो मीडिया होता है उसमें वो कुछ और चीजें रखते हैं। तो अभी भी देख लीजिए कि उन्होंने कोई स्पष्टता से नहीं कहा है कि कहां से हम हट रहे हैं या नहीं हट रहे हैं, और क्या चीजें हुई हैं एक्चुअल ग्राउंड पे, क्या समझौता हुआ है, इस पे कोई क्लैरिटी दोनों देशों ने नहीं दिखाई है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में शायद इस पे कुछ क्लैरिटी आए। अनिल जी, क्या इस मामले में देश को विश्वास में लेना चाहिए? विपक्ष को कम से कम ये बात शेयर करना चाहिए इस तरह की चीजों की। हालांकि ये आदत नहीं है मोदी सरकार की, कभी किया नहीं विश्वास लेकर कोई काम, लेकिन ये अब तो विपक्ष मजबूत है, अब तो चढ़ाई कर देगा वो संसद के सत्र में। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस तरह की चीजें करते वक्त विपक्ष को भी सरकार विश्वास में ले, ताकि अगर कुछ वैसी बात नहीं है, मान लीजिए हम सिर्फ संशय की बात कर रहे हैं, संदेह की बात कर रहे हैं, जो जिसका कोई आधार ना हो, हम बेवजह सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर विपक्ष को विश्वास में ले लिया जाए तो ये सवाल नहीं उठेंगे। अनम्यूट कर ली। मुकेश जी, मोदी जी का अपने अलावा इस देश में किसी पे विश्वास नहीं है।
आप इस समझिए। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। दूसरा, इस जो आपने कहा कि कब्जा कर लिया, इसका जवाब 3 लोगों के पास है। एक तो सेना के चीफ के पास है, जिन्होंने निश्चित रूप से अपना कर्तव्य समझ करके एक फैक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट जरूर भेजी होगी कैबिनेट सेक्रेटरी को। और तीसरा, जो दूसरा है, जो सैटेलाइट का बहुत बड़ा धंधा करते हैं, उनके पास पूरी वीडियो फिल्में हैं। और तीसरा, हमारे इसरो के पास चीजें होनी चाहिए। चौथा, अगर कुछ छुटपुट चीजें खबरें होंगी तो वो हमारी गुप्तचर एजेंसी रॉ के पास होंगी, जो उन्होंने कोलेट की होंगी। अगर ये चारों डॉक्यूमेंट्स को कोरबोरेट कर दें तो आपको फैक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी। लेकिन ये चारों संसद में बताने के लिए ना भी बताएं, जो नेता विपक्ष के साथ एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होकर के जो देश की समस्या है वो रखी जाती है, अगर वो भी रखें तो शायद हो सकता है कुछ चीजें बेहतर ढंग से पता चले। कई बार सीमा विवाद को लेकर के देश को चुप भी रहना चाहिए, लेकिन इतना चुप भी नहीं होना चाहिए कि देश की संसद जो आवाज करती है सेना को, या सेना को प्रधानमंत्री को डेलीगेट करती है पावर कि सेना को आदेश दे, उससे भी चीजें छिपाई जाएं। ये बड़ा गंभीर मसला है। और इस गंभीर मसले को सुलझा, अब 3,488 उसमें से किलोमीटर में से 2,000 की तो इमीडिएट जो वो है बॉर्डर लाइन है, लेसी है, उस पे कितना कब्जा हुआ है ये तो किसी को अभी तक कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ क्योंकि अगर आप अमेरिकन सैटेलाइट्स अगर बाय करें पिक्चर्स और वीडियोस तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। लेकिन वो लोग भी, जो लोग हिंदुस्तान में रक्षा का धंधा करते हैं और रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके पास जानकारी है। लेकिन क्योंकि कानून की बंदिशें बहुत है, आप उनको खोल नहीं सकते हैं, इसलिए खोल नहीं रहे हैं। इसलिए मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, दुनिया में सिर्फ हम ही लोगों को अज्ञानता में रखा गया है, लेकिन पूरी दुनिया में सब लोगों को मालूम है कि चीन ने कितना हिस्सा कब्जा किया हुआ है, चीन की क्या पोजीशन है, चीन कितने एज पे है, हिंदुस्तान कितना कमजोर है। ये 4 नवंबर के बाद जब अमेरिका में थोड़ी शांति हो जाएगी और जनवरी में नया राष्ट्रपति वहां आ जाएगा, उसके बाद चीजें थोड़ी खुलेंगी कि कितना दबाव हिंदुस्तान को और कितनी बैकिंग मिलती है चाइना को दबाने के लिए। चाइना को भी पता लग जाएगा कि कितनी सैंक्शंस बढ़ेंगी और इंडिया की डिपेंडेंस बिजनेस पे कितनी होगी, ये चीजें भी चलेंगी। ये अभी एक आई वॉश है, लिप सर्विस हो गई है। लिप सर्विस पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपके और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एक ही सुखद बात है कि सर्दी शुरू हो गई है, अभी एक्टिविटी कम होगी, जो भी एक्टिविटी होगी वो मार्च के बाद होगी, और मार्च के बाद पता चलेगा एक्चुअल में कि हम लोग खड़े कहाँ हैं। हाँ, लेकिन कर्नल नैन, पिछली बार जब सरकार ने यही खबरें दबाने की कोशिश की थी, तो पत्रकारों ने ही तमाम जगह से सूचनाएं निकाली, फोटोग्राफ्स निकाले और एक्सपोज कर दिया था सरकार को कि यहाँ कब्जा हुआ है। तो ये चीजें छिपने वाली नहीं, जैसा अनिल त्यागी जी भी बोल रहे हैं, ये छिपाने से छिपेगी नहीं। तो सरकार खुद मौके दे रही है लोगों को शक करने का, सरकार पर भरोसा न करने का। देखिए, जैसे आपने कहा कि जहाँ पे भी देश का हित सामने आए, देश हित की बात हो, तो सर्वदलीय बैठक अगर बुला ली जाए तो उससे बेहतर और क्या होगा। और मैं समझता हूँ ये प्रथा थी भी हमारे देश के अंदर, अब क्यों नहीं है इसके बारे में मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन होना तो चाहिए। तो जब सब इकट्ठे ही हैं तो देश के लिए जब इकट्ठे लड़ना ही है तो इकट्ठे होकर लड़ेंगे, अलग अलग थोड़ी लड़ेंगे। रही बात जहां तक सेना का सवाल है, देखिए मुकेश जी, सेना बंधी हुई है अपनी सरकार के आदेशों के अंदर। जो उनको आदेश मिलता है, सही हो या गलत, उस पर सवाल नहीं उठाया जाता, और हम नहीं उठाते। मैं बता दूं, भारतीय सेना बिल्कुल सवाल नहीं उठाती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर से पूछो और मैं सेना में ना होता तो शायद मैं आपको बोल देता कि हाँ ये चीज गलत हुई है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ भी हमारे आप को लेकिन देश कर्नल के नैन, बहुत सारी चीजें फिर भी निकल कर आ जाती हैं। अग्निवीर योजना सेना ने प्रस्तावित नहीं की थी, ये बात खुलकर सामने आ गई। ये इस तरह की चीजें बीच बीच में आ जाती हैं और सरकार की फजीहत होती है। देखिए मैं आपको एक बात तो बता दूं कि भारतीय सैनिक या अफसर कितने दबाव में क्यों ना हो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर उसकी सत्यता कहीं ना कहीं छुपती नहीं है, उसके अंदर बनी रहती है। तो चाहे वो किताबों के रूप में निकाले या फिर वो वक्तव्य के रूप में निकालेंगे तो वो हैं।
लेकिन चक्कर ये है कि आज की तारीख में मैं आपको बताऊं मुकेश जी कि वो भारतीय सेना का भी वो जो एक वो रिस्पेक्ट का स्तर था ना, वो काफी 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 कुछ डाउन कर दिया गया है अभी। अभी शायद वो जो जिस 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 चीज की मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ना 1962 की लड़ाई में जो त्रिशूल के अंदर मेजर शैतान सिंह और 111 लोगों ने पैर बांध के रस्सी से, और जब हथी गोली भी खत्म हो गई थी तो इन चीनियों के साथ हाथापाई करके गले घोट घोट के चीनियों के मारा था, और सबके सब 111 के 111 वहां से हिले नहीं थे, उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो वो इसलिए दी थी बिकॉज उनके पीछे भारत की पूरी जनता का एक प्यार, एक भरोसा, भारत के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का एक भरोसा, एक इज्जत, भारत के एक एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सिस्टम का एक इज्जत और प्यार वो इतना ज्यादा था कि वो अपनी जान की परवाह उसके सामने हम लोग नहीं किया करते थे, नहीं करते थे। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज वो स्थिति नहीं है। अब ये आकलन तो देश को करना है कि सही है या ओंकारेश्वर गलत जी, है। ओंकारेश्वर, बड़ी गंभीर बात है ये कि अब राष्ट्रवादी सरकार है और सेना का तरह तरह से इस्तेमाल भी करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं। देखिए, मैं कर्नल दिनेश जी से एग्री करता हूँ। हमारे देश में ये परंपरा रही है कि सुरक्षा के मामलों पर, विदेश के मामलों पर और भी जो संवेदनशील मामले होते हैं, उस पे ऑल पार्टी मीटिंग की जाती है और उस पे डिस्कस किया जाता है। क्योंकि ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है। आज कोई पार्टी सत्ता में है, कल कोई और पार्टी सत्ता में होगी। देश को जितना दर्द नेहरू के ज़माने में चाइनीज़ इनकर्शन से हुआ है, उस उतना ही दर्द आज भी होता है जब कहीं कोई इनकर्जन होता है या कहीं कोई चीज ऐसी आती है। तो ये मसला तो ये है कि सभी लोगों को एक साथ मिल बैठ के करना चाहिए, लेकिन जाहिर है इसकी पहल तो सत्तारूढ़ पार्टी को ही करनी होती है। लेकिन हमने देखा है कि चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या कुछ और भी हो, बहुत बड़े बड़े मसले ऐसे हुए हैं जब यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग्स कभी होती नहीं है, मतलब परंपरा नहीं है। तो ये किया जाना चाहिए। हम ये देखते हैं कि चाइना का जो विस्तारवादी रुख पहले था, आज भी है कहीं न कहीं, कि वो जाके आगे चीज़ें कब्ज़ा करके वो बैठ जाने की उसकी आदत रही है, और जिस जगह पर वो बैठ जाता है, वो फिर उससे पीछे नहीं हटता है। तो इसलिए ये पूरे देश को यूनाइट होके चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी, और एक रिज़ॉल्यूशन जो है ना, रिज़ोल्यूट विल पावर जो है देश को दिखाना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, समूचा एक एक स्वर में, एक एक भाषा में बात करना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत तो सरकार को करनी पड़ेगी ना, उसे एक सुर में बात करना पड़ेगा। उसको सारे ऑपोजिशन को एक कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि ये सिनेरियो है, हम इसमें आपके साथ मिलके चाहते हैं इस मसले का समाधान करना। अगर आप छुपाते फिरेंगे बातें और ये दोनों तीनों तरह के अलग-अलग आवाजें आएँगी, तो लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे, लोग फिर आपका साथ और देश का साथ कैसे दे पाएँगे? ये मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन अनिल त्यागी जी, लास्ट में मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, अगर सब अडानी के लिए हो रहा है, तो फिर कौन चिंता करता है कि वो 4000 किलोमीटर हमें वापस मिल रही है, नहीं मिल रही है? अनम्यूट कर लीजिए। मुकेश जी, अडानी तो एक बहुत छोटा सा पक्ष है। इसमें डब्ल्यूटीओ भी है, इसमें शंघाई कॉरपोरेशन भी है, इसमें रशिया के बायोलेटर, चीजें बहुत अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में कोई एक चीज नहीं हो सकती है। और अंतरराष्ट्रीय रिलेशन बहुत ताना बाना इतना गंभीर बुना होता है कि उस तिकड़ी से निकलना बड़ा मुश्किल है। और भारत, और ऐसा मत समझिए कि चाइना नहीं फंसा हुआ है, चाइना भी फंसा हुआ है। आज की स्थिति में चाइना कोई इस स्थिति में नहीं है कि भारत को हड़का सके और भारत को कह सके कि नहीं हमारी चलेगी, वो सब स्थिति नहीं है। लेकिन वो तरीका है, क्योंकि बॉर्डर का एक सेंसिटिव हिस्सा आपके पास है, आपकी गर्दन फंसी हुई है। और जब लोग कहते हैं, पुरानी कहावतें हैं देहात में, कि जब गर्दन आपकी फंसी हो तो पैर को सहलाते रहना चाहिए। भारत वही काम कर रहा है, चाइना का पैर सहला रहा है ताकि गर्दन बची रहे। और गर्दन कब तक बचती है ये डिपेंड करता है चाइना पे और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पे, कि तो गर्दन ये कब तक 56 छोड़ इंच रही का है भारत। टीना अभी पैर सहला रहा है। जी, यही मैं कह रहा हूं कि भारत अभी पैर ही सहला रहा है, आपकी गर्दन तो फंसी हुई है ही। नयन साहब ने बता ही दिया कि हमारी वहां फिजिकल जो स्थिति है वो क्या है।
और हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम महंगाई से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन दिल्ली की हवा सड़ी हुई है, पूरे देश का AQI 400 है, हमारे दूसरे मुद्दे हैं। आप हमको तो सांस ही नहीं आएगी, तो हम लोग तो 140 करोड़ लोग तो वैसे ही मरने वाले हैं। चाइना को तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, गलवान वगैरह करने की। आप ये समझिए, हमारा युद्ध तो बिल्कुल दूसरा है। पहले इस पूरे मुद्दे को आप डिप्लोमेटिकली समझिए। ये ब्रिक में एक हिंदुस्तान ने एक आई वॉश कार्यक्रम किया है, जैसे कि कर्नल साहब ने कहा कि बैंडेड लगाई है, उस बैंडेड का नतीजा मार्च में पता चलेगा, जब बर्फ गिरने के बाद चीजें खुलेंगी, इसकी डिटेलिंग शुरू होगी। डिटेलिंग आ जाएगी, आपके पास नहीं आएगी तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो इनकी डिटेलिंग रखेंगे, और हम सबको बताएंगे कि हम लोगों ने ये समझौता कितने प्रेशर में किया है, ठीक किया है, नहीं किया है, ये भी पता लगेगा। बिल्कुल, तो इंतजार करते हैं फिर बाकी डिटेल आने का और क्या-क्या तय किया गया है, और सचमुच में जो हमारी शंकाएँ हैं, वो निराधार हैं या फिर कहीं ऐसा समझौता कर लिया गया है, जो बाद में खुलेगा और हमें पता चलेगा कि हमने कुछ और ज़मीन चीन के हाथों गँवा दी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।